हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमेट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमेट के करिकुलम स्टडीज में से यूनिट 4 में से, जो कि है एमडीयू के लिए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जेंडर डिफरेंसेस, इंक्लूसिवनेस, वैल्यू कंसर्न एंड इशूज एंड सोशल सेंसिटिविटी विद रिलेटेड टू करिकुलम। ठीक है, कि किस तरह से हम करिकुलम के जरिए इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या इन सभी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो करिकुलम का रोल हमें बताना इन सभी चीज़ों से। तो मैं पहले बता दूं, ये वीडियो बहुत या थोड़ा लेंथी होने वाला है क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें और सभी को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। तो आपके पास जब अच्छे से टाइम हो तभी ये वीडियो देखना। बाकी चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। चलो, तो सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको इसमें बेसिकली क्या लिखना है कि एनवायरमेंटल कंसर्न है क्या, कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि पॉल्यूशन के जरिए और पॉल्यूशन के जरिए ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ी है ना। तो एनवायरमेंट कंसर्न बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है शिक्षा में इंक्लूड करना, है ना। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। बिल्कुल जो अर्थ है उसको हम अपने मज़े के लिए, अपने यूज के लिए बिल्कुल आज ही सारे रिसोर्सेज ख़त्म ना कर दें, उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी छोड़ के रखें। ठीक है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करना। और मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा आज क्योंकि टॉपिक लेंथी है। तो यूनेस्को ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि एक स्टडी जो हुई थी, यूनेस्को ने ये माना कि जो एजुकेशन है उसमें सफिशेंट नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जा रही है टू एडेप्ट, टू एक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। कि शिक्षा में इन चीज़ों की कमी अभी भी है। ये आई थिंक 2015 या 2014 की रिपोर्ट थी। तो अब इसको देखते हुए क्या ज़रूरी हो गया कि एनवायरमेंटल कंसर्न एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूडेड एंड इंटीग्रेटेड इन करिकुलम। ठीक है, खाली करिकुलम में इंक्लूड करने से एनवायरमेंटल कंसर्न्स या इशूज सॉल्व नहीं होंगे। इसको हमें करिकुलम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए जो कैंपस होते हैं, यूनिवर्सिटीज कैंपस, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जब हम वहाँ से 2 साल, 3 साल या 5 साल चलते रहते हैं, है ना, तो वो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं कि भाई कैंपस कितना ग्रीन है और हमें भी उसके लिए चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि एमडीयू का कैंपस बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कैंपस है ना, बहुत सारे पेड़ हैं। तो इसीलिए ये सभी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड एंड इंटीग्रेट करनी चाहिए ताकि छोटी एज से ही एनवायरनमेंट के बारे में हम जागरूक हो जाएं। ठीक है, तो एक कोट है, एक जनरल सी बात है जो कि कही थी ऑड्री एजोले ने। ये हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, मतलब उस टाइम थे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द करंट क्राइसिस एंड सेव द फ्यूचर। कि करंट में क्या क्राइसिस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको जाने और फ्यूचर में इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने क्या कहा कि टू सेव आवर प्लैनेट वी मस्ट ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव, प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड इंटरेक्ट विद नेचर। कि प्लैनेट को बचाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना होगा, एनर्जी रिसोर्सेज को चेंज करना होगा, रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाना होगा। इंटीग्रेटिंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू ऑल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज की पढ़ाई हो या मास्टर्स डिग्री हो, डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटीज़ की बात आती हो, तो सभी लर्निंग पे इसको एनहेंस करा, सभी लेवल पे इसको इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने कहा कि मस्ट बिकम फंडामेंटल एवरीवेयर। ठीक है, तो ये कोट या इसकी जर्नल सी बातें प्लीज़ याद रखना अगर थोड़ा इम्पैक्ट आंसर में डालना है। चलो, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का गोल क्या है? सबसे पहला गोल है कि अवेयरनेस और सेंसिटिविटी लाना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होना एनवायरमेंट के लिए, और नॉलेज ऑफ इकोसिस्टम होना। और क्या है? इंडिविजुअल को अफेक्टिव डोमेन पे, मतलब इमोशनल लेवल पे उसको मोटिवेट करना, कि मोटिवेशन अंदर से आए और अंदर से एक भावना जगे कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट के लिए भी ज़रूरी है और फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी स्किल सीखना और
आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकें, है ना। प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम पता होगा तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। इन्वॉल्व एट ऑल द लेवल्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, है ना। जो भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सभी लेवल पे होनी चाहिए शिक्षा में, ठीक है। चलो अब एनवायरमेंटल कंसर्न्स पढ़ते हैं और करिकुलम का रोल पढ़ते हैं क्या है। तो यूनेस्को ने कहा था कि 2025 तक सभी कंट्रीज को एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक कोर करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को शिक्षित किया जा सके एनवायरमेंटल इशूज़ के लिए, ठीक है। कोर करिकुलम क्या होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट करिकुलम होता है। सपोज जैसे अरे नीट डॉक्टर बनने के लिए बायो लेते हैं ना, कि पीसीबी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली क्या है, नीट करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कोर सब्जेक्ट है ना, कोर करिकुलम है। और इसी में हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी इंक्लूड करना होगा। वो एडिशनल या वैसे सब्जेक्ट नहीं हो सकते, उसको पढ़ना किसी भी एक ग्रेड के अंदर, एक लेवल के अंदर ज़रूरी बताया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यूनेस्को ने क्या कहा कि बेसिकली जो एसडीजी बना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें एक 2015 में मीटिंग हुई थी जिसमें 193 मेंबर थे, और सभी ने कहा कि करिकुलम में रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है, ताकि हम जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको इवेलुएट कर सकें, नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है, स्किल्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड को कैसे एक्वायर करना है, ताकि एक पॉजिटिव चेंज आ सके, एंड टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स फ्यूचर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, लिख देना आप, क्योंकि यूनेस्को या जब बड़ी एजेंसी कहती है ना ऐसी बातें, तो करिकुलम में फिर कंट्रीज को इंक्लूड वो कंट्रीज को वो चीज़ें इंक्लूड करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसकी रूट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे या फिलॉसफी पे। क्यों है कि हमने बच्चों को बेसिक नॉलेज दे दी, बस बच्चों को बेसिक स्किल्स दे दी एनवायरनमेंट की, और बच्चों को अब सभी चीज़ें आती हैं, और बच्चा या जो भी इंडिविजुअल है खुद से एनवायरनमेंट के वेलबींग के बारे में सोच सकता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे है, रचनावादी अप्रोच पे ज़्यादा बेस है। और क्या है इसमें, करिकुलम के जरिए स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर एंड अप्लाई देयर कॉन्सेप्ट, जो भी उन्होंने पढ़ा है, समझा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं रियल सेटिंग में। सपोज हमने पढ़ा कि कोई पौधा कैसे लगता है, तो उसको हम गमले में उगा के दे सकते हैं, है ना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने बच्चों में, अपने सोसाइटी में क्रिएट कर सकते हैं। और क्या एनवायरमेंटल एजुकेशन या करिकुलम का और क्या रोल है कि बच्चों का बिहेवियर चेंज करना, है ना। और वो कब होगा, जब हम उनको अच्छे से पढ़ाएंगे, उनको सभी कॉन्सेप्ट समझाएंगे और सभी का रिलेशनशिप समझाएंगे कि एनवायरनमेंट में अगर कोई एक चीज़ अफेक्ट होती है तो दूसरी चीज़ों पे कैसे प्रभाव डालती है, ठीक है। देन है इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना और ज़्यादा सेंसिटिव करना एनवायरमेंटल चेंज के लिए, कि भाई एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है और अगर हम इसको आज नहीं रोकेंगे तो कल को ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पहुंच कर देगा। चलो देन है वैल्यू सिस्टम में जो भी एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसको वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट करना चाहिए कि वो एक मूल्य बन जाए, है ना, एक ज़रूरी चीज़ बन जाए। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे लोग खा पी के कुछ भी फेंक देते हैं, तो उनमें वैल्यूज नहीं है ना। वो भी तो एक कंट्री के लिए वैल्यू है, अपना एनवायरनमेंट साफ सुथरा रखना वो भी हमारी एक वैल्यू है, हमारा एक मूल्य है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन वैल्यू सिस्टम को भी क्रिएट करता है। चलो देन है सेंसिटिविटी लाना एनवायरनमेंट के लिए, और वो शुरू से ही आनी चाहिए। मतलब स्कूल और इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग इसीलिए ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, ठीक है। और हमारी सराउंडिंग जब अच्छी होती है तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ इम्पैक्ट करता है हमें, हमारी सराउंडिंग अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारा ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा है, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर जो इंडिविजुअल है उसी वे में वो सोचेगा, ठीक है। जैसे कोई साफ एरिया रहता है,
अगर हम वहाँ पे कुछ फेंकना भी चाहें, है ना, हमारा मन कर रहा है तो हम नहीं फेंकते हैं, हमें लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा साफ़ है और सभी लोग डस्टबिन का यूज कर रहे हैं, सभी एक प्रॉपर जगह पे गार्बेज फेंक रहे हैं, तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। देखो इस टॉपिक में क्या है ना, आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो, तो ये वीडियो बेसिकली है कि आपको एक आइडिया हो जाए इसमें लिखना क्या है। चलो देन एनसीएफ में भी क्या कहा था कि द चिल्ड्रन शुड एंगेज्ड जॉयफुली इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है, कि जो भी उनका वर्ल्ड है, जो भी उनका एनवायरनमेंट है, उसको जॉयफुली एक्सप्लोर करें, है ना। और जितना ज़्यादा वो मौज मस्ती में चीज़ें समझेंगे उतनी ज़्यादा हमें हार्मनी लाने में, दोनों में तालमेल बैठाने में आसानी होगी। देन है एनवायरमेंटल एजुकेशन को करिकुलम के साथ इन्फ्यूज करना है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग से ही स्टार्ट हो जाए, स्कूल के एनवायरनमेंट से ही स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि उसको केवल चैप्टर्स में पढ़ना है या बस करिकुलम में एक सब्जेक्ट उसको पढ़ के पास कर लिया छुट्टी, वैसा नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन को करिकुलम में इन्फ्यूज करना, रियल लाइफ में इन्फ्यूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो करिकुलम ये चीज़ें कर सकता है। चलो देन आते हैं जेंडर डिफरेंसेस। तो जेंडर डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? जेंडर डिफरेंसेस की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब जेंडर बेसिकली क्या, एक स्टीरियोटाइप है जो कि डिपेंड या जो भी कंस्ट्रक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रोल्स, कि फीमेल ये करेंगी, मेल ये करेंगे या ट्रांसजेंडर्स ये करेंगे, तो उनके बेस पे एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया है। और जब हम इसी के बेस पे कोई भेदभाव करते हैं तो उसको कहते हैं जेंडर डिफरेंसेस, या उनमें अलग अलग जो भी जेंडर बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है ना। तो जो भी जेंडर डिफरेंसेस है वो कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करता है। एम्प्लॉयमेंट में इम्पैक्ट करता है ना, क्योंकि एक धारणा है कि मेल जो है वो ऑफ आवर्स भी काम कर लेगा, अगर फीमेल है तो फीमेल की फैमिली होगी। पहले यही चीज़ें होती थी, अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल बदली नहीं है, चेंज हो रही हैं चीज़ें और टाइम के साथ और ज़्यादा चेंज होगी। अनइक्वल सैलरी वेजेस, है ना, जैसा अभी आई थिंक न्यूजीलैंड में, जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें जो क्रिकेट टीम है दोनों को सेम सैलरी मिलेगी, तो इट्स चेंजिंग सिनारियो ऑफ द सोसाइटी, है ना, वो आप लिख सकते हो इसमें। देन है अनइक्वल रोल पोजीशन इन सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पितरात्मक सोसाइटी है कि हर एक पोजीशन पे मेल्स का ऊपर होना जरूरी माना जाता था। फीमेल बर्थ, फीमेल को फीटिसाइड होता ही था पहले। सेक्सुअल हैरासमेंट, ये दोनों केस में भी हो सकता है। देन है प्रमोशंस में भी जेंडर डिफरेंसेस है, लिटरेसी में भी है, तो ये चीज़ें आप लिख देना, ठीक है। देन है जेंडर वाइज लिटरेसी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 74.04, जिसमें मेल्स हैं 82.14, 65.46 फीमेल हैं, गैप कितना है 16.5 का है, ठीक है। और रीजन क्या है लो लिटरेसी के पीछे, तो ये माना जाता है कि एजुकेशन ऑफ द गर्ल इज नो यूज। क्यों? क्योंकि गांव में या शहरों में भी धारणा थी कि जब लड़की की शादी हो जाएगी तो लड़की चली जाएगी दूसरे के घर, तो हमारा पढ़ाने का क्या बेनिफिट है। तो ये सेंसस इंडिया की रिपोर्ट है, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। चलो जेन है रोल ऑफ करिकुलम क्या है। करिकुलम क्या कर सकता है? सेंसिटाइज कर सकता है, जेंडर इशूज के लिए अवेयरनेस ला सकता है ना, जागरूक होना जरूरी है। रोल मॉडल्स को इंसर्ट किया जा सकता है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि एक रिपोर्ट थी जिसमें जो ईवीएस की बुक्स हैं, छोटी क्लास की बुक्स हैं, उसमें मेल्स को केवल काम करते दिखाया गया है कि वही सोल्जर हैं, वही डॉक्टर्स हैं, वही फार्मर्स हैं, जो फीमेल हैं वो घर पे खाना बना रही हैं, राइट। तो रोल मॉडल को इंसर्ट करना टेक्स्ट बुक में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन है टीचर्स ट्रेनिंग भी अच्छे से होना। टीचर्स की ट्रेनिंग इस हद तक अच्छे होना कि टीचर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करे। ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज टीचर में ही लिख सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम स्पेसिफाई ना करें कि हमें किसी पर्टिकुलर काम के लिए मेल चाहिए फीमेल चाहिए, है ना। जैसे फीमेल भी हेल्दी हो सकती है, मेल भी हेल्दी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हेल्दी हो सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा काम करवाना है जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आती है तो वहाँ पे हम जनरली कह सकते हैं कि हमें 2-3 बच्चे चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। यहाँ पे ये बात कहना कि हमें 3 लड़के चाहिए वो गलत होगा,
तो ये है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर सेक्स को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये होता है। देन है कैंपेन्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंपेन हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, या बहुत सारे और भी कैंपेन्स हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती रहती है, और वो शिक्षा मतलब करिकुलम का ही पार्ट होता है। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला सकती है कैंपेन, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया आपको, मीडिया का रोल क्या है। देखो, मीडिया इसलिए अच्छा होना ज़रूरी है कि इसमें देखो क्लास 5 की जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक थी, सभी जॉब कौन कर रहा है, फार्मर, मिल्क सेलर या शॉपकीपर क्या है, सभी मैन है ना। एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है, उसमें सोल्जर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स सभी क्या हैं, मैन है। यहाँ पे भी देखो आप, जो ये मेल्स हैं वो काम कर रहे हैं, और जो ये फीमेल्स हैं वो खाना बना रही हैं। तो अब जब छोटे से ही बच्चा पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि मेल्स ही सारा काम करते हैं और फीमेल घर पे खाना बनाती है, राइट। तो टेक्स्ट बुक का चेंज होना ज़रूरी है, मीडिया का चेंज होना ज़रूरी है। चलो देन, यूनेस्को ने क्या कहा था। यूनेस्को ने बात करी थी ग्लोबल प्रायोरिटी की, जेंडर इक्वलिटी ग्लोबल प्रायोरिटी है, इसीलिए इसने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसको जगह दी। 2015 में मीटिंग हुई थी यूएन जनरल असेंबली में, ठीक है। उसमें आई थिंक 17 SDG के बारे में बात हुई थी, जिसमें शिक्षा, पीस, एजुकेशन, साफ पानी, जेंडर इक्वलिटी की बात हुई थी, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें, आप जाके पढ़ना उसके बारे में। तो इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात हुई थी, ठीक है, कि इसको हमें 2030 तक पूरा करना है। तो 2030 तक इसमें क्या था, फ्रेम वर्क फॉर एक्शन, की हमें ये कंप्लीट करना है। और जेंडर इक्वलिटी है SDG 5 में। इसमें क्या था, अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी को हासिल करना और सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को एम्पावर करना, सशक्त करना। और वो कैसे होगा, वो होगा शिक्षा के थ्रू। तो ये सभी चीज़ें करिकुलम में ऐड हो सकती हैं, क्योंकि जब बड़ी एजेंसी कहती है तो। यूनेस्को ने और क्या कहा कि 2030 का एजेंडा क्या था, कि सभी बॉय और गर्ल्स शुड एक्सेस द एजुकेशन, कि सभी स्कूल जाएं और एम्पावर्ड इक्वली करें। ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल ही एम्पावर करें, दोनों बराबरी का दर्जा रखते हैं, दोनों सोसाइटी में दोनों का बराबर, या जो भी सेक्स होते हैं यार, आई एम यहाँ पे मैं बायस नहीं होना चाहूँगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स या जो भी सेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल सोसाइटी चेंज हो रही है एंड वी हैव टू ऑल्सो चेंज आवर माइंडसेट। तो यहाँ पे सभी के बारे में यूनेस्को कहता है, ठीक है। देन इन्होंने बात करी कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की, कि सभी को मेन धारा में आना चाहिए, अपनी बातें उठानी चाहिए। और जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम की, जहाँ पे अगर मेल दबे हुए हैं तो उनके उत्थान के लिए काम होना चाहिए। हालांकि मेल वैसे मोस्टली दबे नहीं है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शिक्षा, एजुकेशन। और जहाँ पे फीमेल्स इक्वलिटी में कम है या उनके साथ डिफरेंसेस होता है, तो वहाँ पे उनके साथ ये चीज़ें अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। चलो देन, इशूज क्या क्या हैं, जो भी मतलब जेंडर डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन के इशू हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सॉल्व करना चाहिए। प्रॉपर कमिटीज होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ताकि उनको सॉल्व कर सकें। कम्युनिटी रोल का बहुत बड़ा पार्ट है, और ये कब होगा, जब करिकुलम में ये चीज़ें होंगी, PTMs होंगी, और कम्युनिटी से जो भी एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम बुला के कम्युनिटी का रोल और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, या अपने अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी। देन है कि हम बचपन से ही जेंडर रोल्स के बारे में बताने लगें, लेकिन ऐसा ना बताएं कि मेल ये करेगा, फीमेल ये करेगी, ट्रांसजेंडर्स ये करेंगे। हमें बताना है कि काम काम होता है, एक्सेप्ट अगर उसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, कि जैसे बेबी कंसीव करना ओनली फीमेल कैन डू, है ना, लेकिन और बाकी चीज़ें सभी कर सकते हैं। तो उस तरह से जब सोशलाइजेशन होगा तो बच्चों को प्रॉपर नॉलेज होगी कि किसी काम में ये नहीं लिखा कि वो मेल का है, फीमेल का है, ट्रांसजेंडर का है, काम काम होता है अगर कोई भी उसे करता है। तो हमारा एक माइंड सेट चेंज हो जाएगा बचपन से ही, ठीक है। और ये ऐसा माइंड सेट चाहने के लिए, ऐसा माइंड सेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
देन है सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर कब अच्छी होगी? जब शिक्षा अच्छी होगी, है ना। फैमिली, जैसा मैंने भी बताया, फैमिली अगर अच्छे से सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं और अच्छी वैल्यूज बिलीफ इनकलकेट कर रही हैं तो बच्चे भी अच्छे से ग्रो करेंगे और उनमें बचपन से ही जेंडर रिसोर्स को लेके सेंसिटाइजेशन ऑलरेडी होगा, है ना। क्योंकि गर्ल्स के लिए डॉल दे दी जाती है, लड़कों को ये माना जाता है कि ये मैकेनिकल टॉय से खेलेंगे, तो ये भी क्या है, एक स्टीरियोटाइप ही है और इसको हमें ब्रेक करना है। खिलौने खिलौने होते हैं, उस पर ये नहीं लिखा रहता कि दे आर फॉर मेल और फीमेल। एक मिनट यार, चलो देन आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में या इंक्लूसिवनेस के बारे में। तो यहाँ पे इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है या इंक्लूसिवनेस का मतलब है या समावेशी का मतलब है कि जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हो सकता है उनका फिजिकल मेंटल लेवल, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट एंड रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, एथनिसिटी। किसी भी बेस पे हमको भेदभाव नहीं करना, सभी को अपने स्कूल में वेलकम करना है, ठीक है। ये है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का और का मतलब है कि कोई और मतलब कोई भी बच्चा जो एक्सक्लूड है स्कूल से उसको इंक्लूड करना, ये भी क्या है, इंक्लूसिवनेस ही है। और बेसिकली ये आता है SDG 4 में, यूएन के सस्टेनेबल गोल 4 में। ये क्या कहता है कि एंश्योर inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। यहाँ पे all की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें लिखा ना। देन है रोल ऑफ करिकुलम का क्या है। पहली बात, वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए स्कूल्स में, हमारी पूरी ओवरऑल सोसाइटी में। और ये कब होगा? जब करिकुलम में उन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से ही चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए और फिर होल स्कूल अप्रोच अपनानी चाहिए, जहाँ पे जो भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट है, सभी अच्छे वे में पार्टिसिपेट करेंगे। सभी जो भी नया बच्चा आएगा उसको वेलकम करेंगे या जो भी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के बच्चे हैं उनको वेलकम करेंगे। इसको कहते हैं होल स्कूल अप्रोच, ठीक है। देन टीचर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रोल है ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ताकि इंक्लूसिवनेस एनहेंस हो सके, ठीक है। उसमें एनजीओ की मदद ली जा सकती है, गवर्नमेंट की मदद ली जा सकती है, पेरेंट्स का रोल भी ज़रूरी है ना। सभी बच्चों का रोल भी ज़रूरी है ताकि सभी बच्चे अच्छे से और मौज मस्ती में स्टडी कर सकें, लर्निंग विद फन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है और वो कब होगा? जब करिकुलम ये सभी चीज़ें होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे चीज़ें होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है कि दरवाजे चौड़े होने चाहिए, वाइड डोर्स होने चाहिए, सपोर्टिव एड्स एंड मटेरियल्स होने चाहिए स्पेशल लर्नर्स के लिए, स्पेशल टीचर्स होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए और जहाँ पे जैसी हेल्प की ज़रूरत है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। तो करिकुलम ये सभी चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि MDU में मैंने देखा है अब कई डिपार्टमेंट्स में लिफ्ट लगाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन है टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना कि किसी में अगर कोई डिफरेंटली एबल अगर कोई है तो इट डजंट मीन कि उसकी लाइफ वहीं पे एंड हो गई है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है कि अगर वो डिफरेंटली एबल है तो उसको स्कूल भेजना, उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम करना ज़रूरी है और वो स्कूल के जरिए भी हो सकता है ना। आउटरीच प्रोग्राम होते हैं इंस्टीट्यूट्स के, तो वो सोसाइटी में जाके वो चीज़ें स्प्रेड कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे। टीचर्स एटीट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता कई बार कि सभी को वेलकम करें, है ना। मतलब उन्हें लगता है एक्स्ट्रा बर्डन काइंड ऑफ थिंग। तो टीचर्स की जो टीचर एजुकेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके
और अर्ली डिटेक्शन एंड केयर में हेल्प हो सके, है ना। बीएड में लर्निंग डिसेबिलिटी या एमएड में लर्निंग डिसेबिलिटी इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि एज ए टीचर हमें पता हो कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से ही तो उसको अर्ली या बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें और उसमें जो भी नीडेड हेल्प है उसको दी जा सके ताकि वो प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए। और वो कब होगा, जब टीचर्स एजुकेशन अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये क्या है, करिकुलम का ही पार्ट है। देन है ये भी है कि जो भी अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको करिकुलम में ऐड ऑन करना, है ना, ताकि एक अच्छे से सेंसिटाइजेशन हो सके। जैसे कि बीएड में हमने पढ़ा है पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, है ना, या जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी एक्ट है उसके बारे में पढ़ा है। तो उसका मकसद क्या है, उसका मकसद यही है टीचर्स में अवेयरनेस लाना, और जब टीचर में अवेयरनेस आएगी तो वो स्टूडेंट को भी अच्छे से अवेयर करेगा, अपनी सोसाइटी को भी अवेयर करेगा। ओके, तो इसीलिए टीचर एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। देन है कोऑपरेटिव एंड ग्रुप लर्निंग को एनहेंस करना। क्यों? क्योंकि जब कोऑपरेटिव एंड ग्रुप लर्निंग एनहेंस होती है तो बच्चों के अंदर कोऑपरेशन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट एनहेंस होती है, और करिकुलम में ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे ढंग से कैसे एनहेंस की जा सकती है उसके बारे में और ज़्यादा बताना। देन है एक प्रॉपर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाना जिसमें टाइम टू टाइम प्रोफेशनल नीड्स या प्रोफेशनल आके बच्चों को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसी ज़रूरत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे एक अलग से वीडियो है हेल्थ एजुकेशन पे बीएड वाले चैनल पे। चलो देन ये भी है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा अच्छा यूज हो सकता है स्कूल्स में, ताकि जो सभी स्टूडेंट हैं या जो सैन लर्नर्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सके। और वो कब होगा, जब करिकुलम में ये चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी कि टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए या टेक्नोलॉजी का यूज एनहेंस किया जाए। चलो देन आते हैं वैल्यूज, कंसर्न एंड इशूज पे। बेसिकली इसको कहते हैं एक्जियोलॉजिकल इशू। ये एक फिलोसॉफिकल ब्रांच है, सॉरी यार। तो इसमें क्या होता है, देखो सोसाइटी में बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, कन्फ्लिक्ट है, ड्रग अब्यूज़ है, इनजस्टिस है, स्टीरियोटाइप्स है, बहुत सारी दिक्कत, मतलब हमारे बेसिक मूल्यों में ही दिक्कत है। और उनको टैकल करने के लिए क्या है, एक्जियोलॉजी काम कर सकती है। एक्जियोलॉजी में बेसिकली क्या है, एथिक्स और मॉरलिटी, है ना, कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और हमें कैसे बिहेवियर्स करने हैं या कहाँ पे क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो एक्जियोलॉजी हेल्प कर सकती है इन इशूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, और वो और कैसे बच्चों को या देश के लोगों को हम बता सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा वैल्यूज को ट्रांसमिट करने में जनरेशन टू जनरेशन हेल्प करती है। वैल्यूज को इनकलकेट करने में, मतलब उसका आंतरिकरण बच्चों के भीतर डालने में शिक्षा बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन और क्यों ज़रूरी है, ताकि सोशल डेमोक्रेटिक सेकुलर सिटीजन्स बन सके कंट्री के। और जब कंट्री में एकजुटता होती है तो कोई भी कंट्री आगे ही बढ़ती है, या कोई ग्रुप हो, ग्रुप में अगर एकजुटता है तो वो आगे ही बढ़ेगा। एजुकेशनल वैल्यूज क्या हैं? एजुकेशनल वैल्यूज वो हैं जो कि एजुकेशनल कंटेक्स्ट में पढ़े जाते हैं, समझाए जाते हैं, समझे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मल इंस्टीट्यूट की, है ना, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे वैल्यूज को इनकलकेट करवाते हैं बच्चों में या लर्नर्स में, तो उसके बारे में है ये एजुकेशनल वैल्यूज। इसको समझ लो, बस लिखो ना लिखो आपके ऊपर है, क्योंकि मेन तो क्या है, करिकुलम। देन है वैल्यूज कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, सेकुलर वैल्यूज होती हैं, नेशनल वैल्यूज होती हैं, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होती हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं। अब करिकुलम के जरिए हमें इन्हीं सब वैल्यूज को बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है, राइट। चलो, तो क्या है, एजुकेशन के जरिए हम मॉरलिटी ला सकते हैं। तो छोटी क्लासों में हम इसीलिए मोरल स्टोरीज इंक्लूड करते हैं और बड़ी क्लासों में रोल मॉडल्स इंक्लूड करते हैं, ताकि बच्चों को पता चल सके कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना ज़रूरी है। देन है वैल्यू एजुकेशन को स्कूल एनवायरनमेंट से ही इनकलकेट करवाना या उसको स्प्रेड करना ज़रूरी है। मतलब ये कैसे होगा कि एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट दूसरे इंडिविजुअल स्टूडेंट की मदद करता हो, है ना। तो इस तरह से
देन है पीस एजुकेशन को भी एनहेंस करना करिकुलम के थ्रू, क्योंकि पीस एजुकेशन भी एक तरह से वैल्यू ही है। शांति बनाए रखना इज वेरी टफ जॉब, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडप्टेशन करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, टॉलरेंस भी होना ज़रूरी है ना। बात बात पे हम लड़ नहीं सकते हैं। देन है नेशनल इंटीग्रेशन भी एनहेंस किया जा सकता है करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? वैल्यूज ही है। नेशनल वैल्यूज में ही आता है कि रिस्पेक्ट हो, ब्रदरहुड हो, ह्यूमनिस्टिक एनवायरनमेंट हो, वो सभी चीज़ें। देन है टेक्स्ट बुक को और ज़्यादा अच्छे वे में एनहेंस करना ताकि मल्टी कल्चरल अवेयरनेस आ सके। मल्टी कल्चरल अवेयरनेस का मतलब है कि इंडिया वैसे भी डाइवर्स कंट्री है, मल्टीपल कल्चर है, और हम उसको एज ए पॉजिटिव एग्जाम्पल पढ़ें, एज ए नेगेटिव एग्जाम्पल्स ना पढ़ें, है ना। क्योंकि जब डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हमें पता होगा तो हमें उनको देख के, उनको जान के हमें बिल्कुल अचंभा नहीं होगा, है ना। मतलब वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि भाई ऐसा भी होता दूसरे कल्चर में, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और हमें पता है कि अलग अलग कल्चर होते हैं, उनमें अलग अलग उनके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक का अच्छा होना ज़रूरी है ना। ये सिलेबस को इस ढंग से डिज़ाइन करना कि मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एनहेंस हो सके, वो सब ज़रूरी है। देन है इक्वलिटी एंड इक्विटी होना, और टीचर को हमेशा अनबायस रहना, ठीक है। ये भी क्या है? वैल्यू है, क्योंकि जब स्कूल में या क्लासरूम में ऐसी चीज़ें होंगी तभी बच्चे नॉर्मली इन ए वे, इन ए प्रोसेस ये सभी चीज़ें सीखते रहेंगे, है ना। और जो इन द एंड जो प्रोडक्ट होगा वो अपने आप ही अच्छा होगा। देन अगेन टीचर एजुकेशन ही अच्छा होना चाहिए। अगर खुद टीचर ही चीट करता है तो बच्चों को भी अलाउ करेगा, राइट। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। टीचर एजुकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि जो टीचर आगे आए उनमें ये सभी पॉइंट ऑलरेडी हों, ठीक है, और वो एजुकेशनल सेटिंग में उनको अप्लाई कर सके। देन है नेशनल हीरोज़ के लिए, नेशनल एंथम के लिए, नेशनल एम्बलम के लिए, जो भी हमारे नेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये करिकुलम के थ्रू अच्छे से होता रहता है, थ्रू करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, जो कि टाइम टू टाइम होती रहती हैं, ठीक है। चलो देन है लास्ट पॉइंट, बहुत लेंथी वीडियो है आई नो। देन सोशल सेंसिटिविटी, इसमें क्या है? सामाजिक संवेदनशीलता, ठीक है, कि आप दूसरों का दुख दर्द समझते हो। तो इसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, ये ऑफ है, ऑफ ए पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट या पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। सोशल सेंसिटिविटी क्या है कि भाई दूसरे पर्सन का भी खुद का पर्सपेक्टिव है और व्यू पॉइंट है, तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है अगर वो रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। हम उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि वो अलग कल्चर से हो सकता है, अलग स्टेट से हो सकता है, अलग जोग्राफी से हो सकता है। तो एक बार को डिस्कशन करना ज़रूरी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी है, फिर हम उसको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। या अगर डिफरेंट कल्चर, उसके कल्चर में बाकी चीज़ें होती हैं तो डजंट मैटर, है ना, क्योंकि उसका कल्चर है, उसका पर्सपेक्टिव है, वहाँ पे हर एक जगह पे लड़ना इज़ नॉट कंपलसरी। और जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि समटाइम दैट यू आर नॉट सेंसिटिव बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग द पेन और सिचुएशन ऑफ अदर। ये सेंसिटिव है यार, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती हैं, सॉरी फॉर दैट, है ना। नॉर्मली हम कह देते हैं कि सेंसिटिव नहीं है यार, तो यहाँ पे सेंसिटिव का मतलब क्या है कि वो दूसरों के दुख दर्द को या दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं रहा है, राइट। तो वो चीज़ें एनहेंस करना ज़रूरी है। और सभी रिलीजन ने सोशल सेंसिटिविटी के बारे में बात करी है, टॉलरेंस के बारे में बात करी है, ताकि अच्छे से सभी ग्रो कर सकें। ओके, चलो देन है करिकुलम में चीज़ें कैसे एनहेंस हो सकती हैं। देखो करिकुलम तो ऑलरेडी वैसे इसी के अकॉर्डिंग है। करिकुलम में हम पढ़ते हैं एम्पैथी, सिंपैथी अर्ली एज से ही, है ना। तो वो चीज़ें हैं, बस उसको बनाए रखना है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी भी इसीलिए ऐड ऑन करते हैं, या एजुकेशनल फ़िलासफ़र या थिंकर्स के बारे में हम शिक्षा में इसलिए पढ़ते हैं ताकि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन्होंने एक दूसरे की मदद करने की बातें कही हैं, उन्होंने पीस एजुकेशन के बारे में कहा है, उन्होंने टॉलरेंस के बारे में कहा है, उन्होंने रिस्पेक्ट के बारे में कहा है ना, ताकि हम एक
कोऑपरेटिंग सोसाइटी बना सके। तो इनको करिकुलम में या टेक्स्ट बुक में या जिस भी जरिए ऐड ऑन कर सकते हैं हम, करिकुलम के जरिए इसको और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए। देन है करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इसीलिए करवाई जाती हैं ताकि सेंसिटिविटी एनहेंस हो सके क्लासमेट्स में और वो सोसाइटी में दिखे, है ना। क्योंकि स्कूल अपने आप में क्या है, मिनिएचर सोसाइटी है, और जब इस मिनिएचर सोसाइटी के बच्चे बाहर निकलेंगे तो वही तो ब्रॉडर सोसाइटी बनाएंगे, राइट, और वो फिर सोसाइटी में अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। देन है फील्ड विजिट या एक्सकर्जन मेथड यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम अलग अलग जगह पे जाएंगे तो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और अपने आप सोशल सेंसिटिविटी या सामाजिक संवेदनशीलता अपने आप आ जाएगी। हम संवेदी हो जाएंगे, दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे, दूसरों के कल्चर को समझेंगे, उनके नॉर्म्स, उनके ट्रेडिशन, उनकी वैल्यूज को समझेंगे, ठीक है। देन है कल्चरल प्रोग्राम्स को और ज़्यादा एनहेंस करना ताकि एक रिस्पेक्ट आए, मल्टी कल्चरल अवेयरनेस आए, ठीक है। स्कूल में कल्चरल इवेंट करवाने का यही मकसद होता है कि हमें अलग अलग कल्चर के बारे में चीज़ें पता हो। देन है टू शो रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, स्टूडेंट के लिए भी शो करना, अपने फेलो टीचर्स के लिए भी शो करना, ताकि क्योंकि टीचर क्या है, रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, है ना। फील्ड विजिट के बारे में हमने पढ़ लिया है, सोसाइटी के लिए अवेयरनेस लाता है ये। और होल स्कूल सिस्टम का मतलब यहाँ पे कि सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और जो होल सिस्टम अप्रोच है वो प्रिंसिपल ऑफ सोशल सेंसिटिविटी के बेस पे ही डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा, और अब आपके जो भी पॉइंट हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।